नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ रिकवरी मोड में ही आता हुआ नजर आया है। 80 के नीचे के लेवल्स छूने के बाद अब कुछ सपोर्ट के साथ यहां पर कारोबार। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर 60,000 पर अब स्तर यहां पर फंसते हुए नजर आए हैं। बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं, तेजी भी नहीं, एक रेंज में अब यहां पर सोने में कारोबार है। यहां पर कैसे बनाए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे यहां पर दालों की, जहां पर सरकार की अब सख्ती बनती हुई नजर आई है। महाराष्ट्र में काफी सारे यूनिट्स में यहां पर वेरिफिकेशंस हैं। येलो पीस को इंपोर्ट करने की बात भी की जा रही है। साथ ही साथ चना एमएसपी के नीचे है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इन पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, पैराडाइम कमोडिटीज के ब्रेन वकील, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा एंड लक्ष्मी नारायण उद्योग के एमडी मधुर बियानी। लेकिन शुरुआत हम कच्चे तेल के साथ करेंगे, क्योंकि यहां पर अच्छी खासे मूव्स देखने को मिले हैं। पिछले हफ्ते की 5% की गिरावट के बाद मंडे ट्यूसडे की अगर बात की जाए तो कुछ और मुनाफा वसूली है, लेकिन 80 के ऊपर अब यहां पर ब्रेंट स्थिर होता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं आप इसे किशोर, क्या करने की राय देंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक सी यहाँ पे दोनों साइड फैक्टर्स एक्टिव है। पिछले हफ्ते जो गिरावट देखे थे वो डिमांड को लेकर कंसर्न्स था, एंड उसके बाद जो यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर कंसर्न्स थे कि रेट हाइक जो पहले ना मान के चल रहे थे मार्केट, एक बार के लिए अभी एक रेट हाइक नहीं, शायद एक और रेट हाइक का जो डिस्काउंटिंग मार्केट में चल रहा है, उस हिसाब से डॉलर मजबूत हुआ था और मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इंक्लूडिंग क्रूड में करेक्शन देखने के लिए मिला था। बट हाल फिलहाल के लिए अगेन अगर चाइना का मैक्रो डेटा देखा है तो डिमांड पे इतना कंसर्न्स थोड़ा ओवर रेटेड था। सो मार्केट्स में दोनों पुल एंड पुश फैक्टर्स है। आई थिंक चाइनीज डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट। तो मेरे हिसाब से इवन एट करंट लेवल्स यहाँ पे मैं मानता हूँ कि एक स्टेबिलिटी बन जाएगा और एक पुल बैक के लिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाइंग कर सकते हैं। 6400 के आसपास मैं वायदा बाइंग कर सकते हैं। 6300 के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड में 6600 तक जा सकता है, बट बिकॉज थोड़ा बहुत रेट हाइक को लेकर रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है तो मैं 6500 का कॉल ऑप्शन उससे बेहतर समझता हूँ। सो 6500 का कॉल ऑप्शन 170 रुपए के आसपास अवेलेबल है, तो वो खरीदारी करें और 120 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सो 40-50 रुपए का रिस्क है वहां पे, और अपसाइड टारगेट आप 250 के आसपास रख सकते हैं। ऑलराइट, तो वो क्रूड एमसीएक्स में कॉल ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और नंबर्स फिगर्स जो हैं वो यहाँ पर बताई ही हैं आपको किशोर ने। किशोर, आज यूएस का फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी नंबर है और माना यह जा रहा है कि यूएस इंटरेस्ट रेट के डिसीजन से पहले ये एक इंपॉर्टेंट डेटा रह सकता है। डॉलर इंडेक्स में हमने हाई से थोड़ी सी गिरावट आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप आज इंक्लूडेड अगला एक हफ्ता? आई थिंक डॉलर इंडेक्स में काफी हद तक अभी 86-87% के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक तो मार्केट में डिस्काउंटेड है जो करंट प्राइसेस में है। बट मैं पर्सनली जो बिलीव करता हूँ प्रोबेबली एक पॉज आएगा उसके बाद, और शायद लास्ट क्वार्टर में या थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 कैलेंडर ईयर में एक और रेट हाइक आएगा। जो स्पीड है, जो स्पेशली जो रफ्तार है, वो तो डेफिनेटली धीमा हो गया कि रेट हाइक्स का। बट कंसर्न ये है कि 5.25 5.3 में रुकेगा या 5.4 5.45 तक फेड जाएगा, वो मार्केट को अभी भी वो री रेटिंग किया नहीं है। सो अगर वो करेंगे तो प्रोबेबली आपको 101.90 101.80 तक भी जा सकता है। एंड रुपी टर्म्स में अगर देखेंगे तो प्रोबेबली आपको नीचे में 81 और 80.90 के आसपास का सपोर्ट से ऊपर में 82.70 82.80 का रेजिस्टेंस है। आई थिंक इस रेंज में रुपी डॉलर चलना चाहिए। ऑलराइट, विद दैट व्यू कि करेंसीज इस तरह से रह सकती हैं, कैसे देखते हैं आप मेटल्स को? क्योंकि इवन एज जो इंडिविजुअल फंडामेंटल्स हैं वो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, लेकिन जिस तरह का मैक्रो नंबर्स के साथ हम डील कर रहे हैं, रिसेशन की चिंताएं, चीन से क्या मांग आएगी, डॉलर इंडेक्स कहां जाएगा, ये सब एज अ बैकग्राउंड आप मेटल्स कैसे देखते हैं? किशोर, कैसे देखते हैं आप मेटल्स? मनीषा, आई थिंक मेटल्स में अगेन जो फिजिकल डिमांड है वो अगेन काफी अच्छा है। सेकंड इज दैट कि जो इन्वेंट्री लेवल्स है, स्पेशली अगर तो इफ यू आर लुकिंग एट कॉपर, one of the lowest, not only seasonally, actually multi-decade lowest levels में है। So inventory supportive है, demand supportive है, especially जो चाइना का जो demand है वो robust है। अब last
यूएस का पीएमआई नंबर्स देखे हैं, वो भी अच्छा है. सो मैक्रो नंबर्स आर शोइंग वेरी पॉजिटिव ट्रेंड, बट एट द सेम टाइम जो करेंसी एंड लिक्विडिटी लेकर जो टाइटनेस है वो थोड़ा बहुत इसको नीचे खींच सकता है. सो फिलहाल के लिए मैं एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मेटल्स में. शॉर्ट टर्म में कॉपर में थोड़ा बहुत गिरावट देख सकते हैं. 760 के आसपास कॉपर बेच सकते हैं. सो जो हालांकि आई थिंक 8-9 रुपए ऊपर का जो ट्रेड दे रहा हूँ, 764 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए. टारगेट आप रख सकते हैं 753 के आसपास. सो ओवरऑल में अगर कॉपर अगर देखें 770 772 ऑन द हायर साइड एंड लोअर साइड में 750 748. आई थिंक ये रेंज के बाहर जाने के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर एज ऑफ नो नहीं है. क्लियरली अक्रॉस बोर्ड हमने वही आते हुए देखा है. अभी भी कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशंस, हल्की सी तेजी के साथ माफ कीजिए फिलहाल कारोबार है, लेकिन चाहे वो जिंक हो, एल्यूमिनियम हो या कॉपर हो, सेल कॉल्स हमने यहाँ पर आते हुए देखी हैं. सोने चांदी पे अब बात करेंगे. और बीरेन जी, यहाँ पर आपका क्या व्यू है, क्योंकि अगेन यहाँ पर डॉलर किस तरह से मूव करेगा, रेट्स हाइक में क्या होता है, फॉरवर्ड गाइडेंस यूएस फेड कैसे देता है, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा. पहला रेट हाइक तो मार्केट ने जो 3 मई को होगी वो तो डिस्काउंट कर लिया है. अब बाजार का जो कंसेंसस या तो जो गेस वर्क है वो रेट पिक पे है. मींस कहाँ रेट पिक बनती है, 525 या 550. तो रेट हाइक आगे एक आएगा या 2 आएगा, उस पे ही डिबेट बनी हुई है. जहां तक गोल्ड का या बुलियन का सवाल है तो थोड़ा सा डिमांड रेशनिंग या थोड़ा सा फटीग लग रहा है मार्केट में. तो एट दिस लेवल में गोल्ड में हल्का सा शॉर्ट बायस हूँ 60,200 के आसपास, जहां 60,500 का स्टॉप लॉस करके मैं शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा. और 59,800-900 के आसपास का लक्ष्य रहेगा. 2-3 दिन की टाइम फ्रेम है ये ट्रेड की. राइट. साथ ही अगर चांदी पे व्यू हो तो कैसे देखते हैं आप किशोर? और यहाँ पर 75,000 के नीचे हमने अब प्राइसेस पे चलते हुए देखे हैं, और कितनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन? See, I think मार्केट रेट हाइक, जैसा बीरेन मैंने बोला कि रेट हाइक, करंट रेट हाइक तो मार्केट्स में कंप्लीटली डिस्काउंटेड है, तो मुझे सरप्राइज नहीं लगता है वहां पे. एंड कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. कमेंट्री में गाइडेंस कैसा रहेगा कि फर्दर दे आर गोइंग टू पॉज और नॉट. अगर वो आता है, अगर उन लोग बोलेंगे कि अगर पॉज करेंगे वी विल सी द डेटा फर्दर रेट हाइक के लिए, थोड़ा सा अगर डोविशनेस आ जाता है उनका कमेंट्री में, देन गोल्ड सिल्वर दोनों में बहुत ही बड़ा तेजी आने का चांसेस है. नहीं है फेड अगर बहुत ही हॉकिश साउंड करते हैं, बोलेंगे कि अगर इन्फ्लेशन अभी भी काबू में नहीं है और हम रिलेंटलेसली रेट हाइक को बढ़ा सकते हैं, सो देन ये रीरेटिंग हो जाएगा 5.5 5.6 तक भी आपका पीक रेट जा सकता है. इन दैट केस आपको 1900 1920 तक गोल्ड गिर सकता है. सिल्वर में $23 तक भी आपको गिरावट देख सकता है. बट एज ऑफ नाउ मैं उस फेवर में नहीं हूँ. और उससे पहले जब तक रेट हाइक नहीं आएगा, तब तक जब तक फेड मीटिंग से पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्राडे में खरीदारी करके चलना चाहता हूं कि सिल्वर में 74,500 का लेवल्स मुझे अच्छा लगता है. इवन करंट लेवल से 300-400 रुपए नीचे का प्राइसिंग कर रहा हूं. 74,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए और टारगेट हो सकता है 75,500 के आसपास. सो अगेन ए शॉर्ट टर्म बिफोर द फेड कॉल है, उस फेड का मीटिंग से पहले जो भी है प्रॉफिट लॉसेस मैं इसमें से एग्जिट करना चाहूंगा. ऑलराइट, एब्सोल्युटली क्लीन स्लेट लेके यहाँ पर आप यूएस फेड की मीटिंग में जाएं, क्योंकि उतार चढ़ाव दोनों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है. लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बीरेन जी आपसे जानना चाहेंगे अब जीरे में क्या लगता है, क्योंकि मुनाफा वसूली यहाँ पर है. काफी खबरें यहाँ पर भी छापे की, फेक जीरा की, जीरे की चोरी की निकल के आई हैं, और कुछ मुनाफा वसूली अब हायर लेवल से हमने यहाँ पर प्राइसेस में आते हुए देखी है. यहाँ नेचुरली बैलेंस शीट टाइट है, और जब प्राइस इतने अट्रैक्टिव है तो नेचुरली शॉर्टकट के तरफ क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ेगा. इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा. हमने 40,000 के स्तर नीचे में टूटते हुए देखे हैं. 2% की गिरावट है, और काफी समय के बाद इस तरह से इंट्राडे में फर्स्ट हाफ में ही ऐसी गिरावट देखने को मिली है. कहां पर आपको लगता है एक सपोर्ट बनेगा, कहां से बाइंग अपॉर्चुनिटीज फिर से निकलेंगी? जीरे की बात करें तो अभी यहाँ से सपोर्ट जो फर्स्ट रहेगा वो 37,000 का रहेगा. सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 35,700 35,700 का रहेगा. अभी ये थोड़ा सा टॉपिश है, बट यील्ड वेव के हिसाब से एक टॉप बनना बाकी है. तो अभी भी शॉर्ट बायस नहीं है मेरा, कहीं भी शार्प गिरावट पे बाय साइड का. जब तक ये
35,800 होल्ड कर सकता है, तब इसकी रेंज हम ब्रॉड रेंज 36,000 से 41,000 के बीच की मानेंगे। बीरेन जी, मार्केट में सेंटिमेंट इस वक्त यहाँ पर कैसा है? क्योंकि माना जा रहा है कि जो बहुत लॉन्ग थे वो अब यहाँ पर अटकते हुए नजर आए हैं, जिस तरह से सडन डिक्लाइन हमने आता हुआ देखा है। आपको लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि 36-35 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो ये एक तरफा मुनाफा वसूली कुछ समय तक रह सकती है? ये बेसिकली पैराबोलिक मार्केट है और इसका जो ओटीसी ट्रेड, जिसमें कंटेनर ट्रेड में काम होता है 27 टन का एक लॉट, वो बेहद लिक्विड है। इसमें तीनों मंथ काफी लिक्विड है। तो बहुत सालों के बाद मैंने प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम में भी काफी जंप देखा। शायद पिछले 15-20 साल की ये काफी वाइब्रेंट बुल मार्केट है। अब इसमें सिर्फ चार्ट पे मैं देखूं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिख रहा है कि मींस ऊपरी स्तरों पे हल्का हल्का मुनाफा वसूली आ रही है। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली जीरे में यहाँ पर आती हुई, और जैसे कहा गया कि पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम्स, ओपन इंटरेस्ट सभी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो उस पर भी एक नजर रखनी यहाँ पर जरूरी है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। बहुत शुक्रिया किशोर आपका साथ जोड़ने के लिए। लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर डालेंगे दालों की तरफ। नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ सुनील बलदेवा एंड लक्ष्मी नारायण उद्योग के एमडी मधुर बियानी दोनों ही हैं, और बात हम यहाँ पर दालों की करेंगे, जहाँ पर काफी सारी हेडलाइंस फिलहाल निकलती हुई नजर आ रही हैं। और मधुर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चने में बिलो एमएसपी अब भी कारोबार होता हुआ नजर आया है, विद एक्सपेक्टेशंस की फसल अच्छी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने देखा है कि नंबर्स बेहतर होते हुए नजर आए हैं। हाँ, फसल तो अभी जो एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छी फसल आ रही है, अराइवल्स अच्छी है। और गवर्नमेंट एक्शन का अदर पल्सेस जो तुअर और उड़द के लिए गवर्नमेंट कंसर्न है प्राइस राइज के लिए, वो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट चने पे भी देखने मिला है। और वैसे चना लास्ट ईयर भी बिलो एमएसपी ट्रेड करा था। इस साल भी महाराष्ट्र की मंडियों में चना 4500 रुपया बिक रहा है, जो कि 15% बिलो एमएसपी चल रहा है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कहीं पे भी एक बार एमएसपी के आसपास आना चाहिए। बाकी ओवरऑल जैसे जैसे अराइवल कम होगी और डिमांड पिकअप होगा, फेस्टिवल सीजन आएगा, तो एक अच्छी डिमांड चने में देखी जा सकती है। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक दाल कमजोर है, एमएसपी के नीचे है, उड़द और तुअर में हमने यहाँ पर भाव बढ़ते हुए देखे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कई जगह पर वेरिफिकेशन के लिहाज से सरकार की चेकिंग भी होते हुए नजर आई है अप्रैल के महीने में। कैसे रीड करते हैं आप ये वेरियस मेजर्स? जी, जैसे देखा है केवल चना ही नहीं बल्कि मसूर और मूंग भी काफी एमएसपी से नीचे बिक रही है। इसका सीधा कारण एक है कि जब फसल आती है तो लिक्विडिटी की कमी की वजह से और कुछ ट्रेडर और मिलर्स की ज्यादा स्टॉक की प्रवृत्ति रुकने की वजह से मुझे ये लगता है कि एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। जहां तक चने की फसल की बात है, चने की फसल गुजरात, राजस्थान और एमपी में काफी कम है, और ये सरकार के जो प्रोक्योरमेंट है उससे भी साफ जाहिर है, और जो मंडियों में जो आवके हैं वो भी, उसको भी देख के लगता है कि इधर जो है प्रोडक्शन काफी कम रहा है। महाराष्ट्र में प्रोडक्शन उम्मीद से ज्यादा लग रहा था और वो नॉर्मल से ज्यादा लग रहा था, और वो है भी। तो मुझे ये लगता है कि जो किसानों की आवक कम होगी, आगे जाके चने के भाव जो है वो अच्छे दिखाई देंगे। जहां तक आपके उस पे स्क्रीन पे भी आ रहा है कि पीली मटर का सरकार का एक बार जरूर कंसर्न था, क्योंकि चने का जो प्रोडक्शन दिख रहा था सरकार की, उसके बारे में चिंतित हो गई। तो एक बार बात इंडस्ट्री में ज्यादा चली है। मेरे को लगता है सरकार जो है कभी भी मटर के इंपोर्ट के बारे में बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं थी, और खोलने के बारे में भी बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं थी, मुझे लगता है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो चीज एमएसपी से नीचे है, सरकार उसको इंपोर्ट को बंद रखना चाह रही है। जो चीज एमएसपी के ऊपर है उसके प्रति जरूर सरकार कंसर्न है, जैसे उड़द और तुअर, और वो कैसे इंपोर्ट हो सकती है, सरकार उसके प्रति जागरूक भी है। एक अच्छी बात है, आपने देखा होगा कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी खुद और उनके 18 ऑफिसर्स जो है हर मंडी में जा रहे हैं और संवाद कर रहे हैं इंडस्ट्री से और ट्रेडर से। ये बहुत अच्छी बात कहूंगा, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद भी दूंगा। इसी का कारण है कि आज तक हमने कोई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि सरकार जो है धरातल की जो दिक्कतें हैं उससे वाकिफ हो रही है, और जो कदम है वो ऐसे कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कि सप्लाई जो है रुके। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जरूर सरकार को देना चाहूंगा। ओके,
मधुर जी, आप कैसे देखेंगे? और जैसे सुनील जी ने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लिए गए हैं, बातचीत जरूर यहाँ पर स्ट्रिक्ट हुई है, वेरिफिकेशन है, मंडियों में यहाँ पर ऑफिसर्स जाते हुए भी नजर आए हैं, तो ट्रेड अपने आप थोड़ा सा यहाँ पर संभलता हुआ दिखा है और इसलिए यहाँ पर स्ट्रांग मेजर्स की जरूरत पड़ी नहीं। मधुर जी, आप म्यूट पर हैं। मधुर जी, हम आपकी बात नहीं सुन पा रहे, आप म्यूट पर हैं। मधुर जी, आपका ऑडियो एक बार हमको चेक करना होगा, आपकी आवाज अभी भी यहाँ पर नहीं आ रही। तो सुनील जी, जिस तरह से तुअर और उड़द के भाव हमने बढ़ते हुए यहाँ पर देखे हैं, क्या व्यू है, कहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, किस तरह की मांग है? स्पेशली जब गर्मियां आनी शुरू हो जाती हैं तो हम देखते हैं कि दालों की मांग और भाव फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आगे जाके इलेक्शन का साल भी है और सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी एसेंशियल कमोडिटीज के रेट्स यहाँ पर बढ़े। दालों की डिमांड दो ही टाइम रहती है, जब त्योहार आते हैं उस समय, या फिर बहुत ज्यादा शादियों के सीजन होते हैं उस समय। हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों में शादियों के सीजन नहीं थे, लेकिन मई और जून में काफी शादियों के सीजन है। उसके बाद जून से लेकर नवंबर तक शादियों के सीजन नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मई और जून जनरली ऐसा कहा जाता है दालों के बारे में कि मई में मरी रहती है और जून खून पीता है, कि दालों के भाव इसमें नहीं बढ़ते हैं क्योंकि आम की सीजन आ जाती है और सब्जियां सस्ती हो जाती है। लेकिन इस बार मुझे ये लगता है कि शादियों की सीजन होने की वजह से इस समय डिमांड रहेगी और दालों के भाव जो हैं वो जहां एमएसपी से नीचे चल रही है उसमें बढ़ेंगे तो किसानों को भी फायदा होगा और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। जहां तक कंसर्न है, मुझे भी कंसर्न है, सरकार को भी कंसर्न है, एज एसोसिएशन प्रेसिडेंट मुझे कंसर्न है, क्योंकि जब तक तुअर का उत्पादन, तुअर का प्रोडक्शन, तुअर की अराइवल जो है अफ्रीका देशों में नहीं होगी, हम तुअर के भाव को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर बार बार आपके चैनल पे भी कहा हूं और बार बार ये कहता हूं कि जब भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो डिमांड अपने आप कम हो जाती है, इसलिए पैनिक होने की कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुअर के भाव जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन में सूडान में काफी उथल पुथल हुई है और वहां पे काफी वहां से जो है तुअर का एक्सपोर्ट जो है वो काफी इफेक्ट हुआ है। तो यदि ऐसी कोई अफ्रीका कंट्री से ऐसी कोई बात होती है तो जरूर चिंता की बात होगी। नहीं तो जुलाई और अगस्त ऑनवर्ड से जो ही अफ्रीका से तुअर की जो है इंपोर्ट होना चालू होएगा, तुअर की जो है भाव जो है वो कंट्रोल में हो जाएंगे। ऑलराइट। मधुर जी, आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है अगले 3-4 महीने किस तरह की दालों की मांग यहाँ पर रह सकती है? क्या सरकार की तरफ से मेजर्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सरकार के ने एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं। सरकार चाहती है कि स्टॉक जो उनको मिलते रहे और सरकार चाहती है जो मार्केट पार्टिसिपेंट से सारा वो अपना स्टॉक आप वीकली अपलोड करिए, जो कि नहीं हो रहा था। और पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि सरकार के आला अधिकारी हमसे मिलने, व्यापारी, छोटे व्यापारियों से मिलने अलग अलग स्टेशंस पे आके, अलग अलग मंडियों में आके मिले हैं। उन्होंने हमारी सारी बात सुनी है और अपना भी उन्होंने अपने कंसर्न्स बताए हैं और वो चाहते हैं कि स्टॉक्स मिले ताकि सरकार प्लान आउट कर सके। आगे अगर मॉनसून खराब रहता है तो सरकार के पास में क्या स्टेप्स है वो अभी सरकार काफी पहले से सोच के रखना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ में जो हुआ है, इन्फ्लेशन सडन राइज अप हुआ है पाकिस्तान में, श्रीलंका में, वैसे इंडिया में हो। सरकार का अभी तक कोई बहुत बड़ा इंटरवेंशन नहीं आया। बस सरकार का ये कहना है कि आप स्टॉक अपलोड करें ताकि हमारे संज्ञान में रहे कि कितना माल है और कितनी खपत है। बाकी इसके अलावा जो जैसे सुनील जी ने बताया कि मैं उनसे सहमत हूँ और तुअर में सरकार का नियंत्रण रहेगा। चने से रिलेटेड ये है कि आज पीस इंपोर्ट करने के लिए जो एक बाजार में चल रहा है वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि एमपी और राजस्थान जो चने का 40% इंडिया को चना एमपी और राजस्थान से आता है। इस साल वहां पे इलेक्शन होने की वजह से सरकार ये नहीं चाहेगी कि वहां के फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम है। पीस इंपोर्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट चने पे होगा, ना कि तुअर या उड़द पे। सेकेंडली, नाफेड का प्रोडक्ट, नाफेड काफी जल्दी प्रोक्योर कर रही है, काफी फास्ट। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो नाफेड काफी जोरों में प्रोक्योरमेंट चल रहा है। इस साल अभी तक का 14.5 लाख टन, 14.5 लाख मेट्रिक प्रोक्योरमेंट हो चुका है और लास्ट ईयर का नाफेड के पास में ओल्ड चना है जो 13.5 लाख टन है। और इसी स्पीड में रहेगा तो नाफेड पिछले साल का टारगेट जो ईयर ऑन ईयर अभी जो ईयर ऑन ईयर नाफेड ज्यादा प्रोक्योर करते चल रही है तो 25 लाख टन को भी क्रॉस हो सकता है। और ऐसा टोटल ओल्ड और न्यू मिलाकर चना नाफेड के पास 40 लाख टन होगा, जो कि अबाउट 40% ऑफ इस साल का प्रोडक्शन है।
तो नाफेड भी नहीं चाहेगी और सरकार भी नहीं चाहेगी कि उनका चना जो सेकेंड हाफ में सेलिंग पे आते हैं तो उनका चना नहीं बिके या बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे बिके। तो ये भी एक सरकार के जहन में है कि हम लोगों को चना उनको बेचना है और सेकेंड हाफ में, तो पीस इंपोर्ट करने से उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चने पे आएगा। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल आप दोनों से ही है। आपको मधुर जी क्या लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में अब दाल के भाव क्या यहीं रहेंगे, यहां से गिरेंगे, यहां से बढ़ेंगे, क्या रेंज रह सकती है? 2 महीने ये जैसे सुनील जी ने बताया कि मई और जून में दालों की खपत कम होती है जी। जनरली, ये देखा गया है। शादी भी कम होती है, फेस्टिवल्स भी कम होते हैं और आम सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट घरों में अवेलेबल होता है फॉर डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट कंजम्पशन। तो 2 महीने के लिए अभी डिमांड सबड्यूड रहेगी और 2 महीने बाद जैसे फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते हैं तो दालों में डिमांड अच्छी रहना चाहिए। फिर आगे नाफेड के पास में नाफेड क्या स्टेप क्या रहता है, तो चने का मार्केट नाफेड के हाथों में रहेगा कि चना नाफेड क्या भाव में और कितना अपलोड करना चाहती है। एब्सोल्युटली, क्लियरली जिस तरह से नेफेड यहाँ पर माल उठा रही है और उनके पास कितना है उसका एक इम्पैक्ट भी यहाँ पर लगातार हम प्राइसेस में पड़ता हुआ देखेंगे ही। बीरेन जी, आपका क्या व्यू है ओवरऑल दालों के सेक्टर पे? सरकार का पूरा फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल पे है। तो ये देखते हुए अभी तो चना और दालों फिलहाल तो वेल सप्लाइड मार्केट है एक्सेप्ट तुवेर, लेकिन आगे स्टोरी मेरे हिसाब से जितने भी फैक्टर्स डिस्काउंट हो गए तो अब वेदर स्टोरी बनेगी आगे। मानसून की शुरुआत कैसी होती है, कब होती है। बीरेन जी, एक और कमोडिटी जो है इसबगोल, उसे आप कैसे देखते हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली के साथ आज काम है? यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है क्योंकि मार्केट में पहले से ही इसकी रफ्तार थोड़ी तेजी थी, तो नेचुरली प्राइस एडजस्टमेंट कहूंगा मैं इसको। ऑलराइट, जीरे के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन बाकी मसालों में भी आज गिरावट के साथ कारोबार है। ओवरऑल एग्रीकल्चर में जिस तरह की मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है, आपको लगता है जारी रह सकती है? फिलहाल तो खरीफ रबी सभी फसल एक हो रही है, तो ये पर्टिकुलर मई में मुझे फाइनेंशियल क्रंच थोड़ा दिख रहा है। तेजी का रॉ मटेरियल पैसा वो थोड़ा शॉर्टेज में है। तो बहुत लंबी लॉन्ग पोजीशंस और बहुत खरीदारी की एक्सपेक्टेशन फिर आपको नहीं है? स्लैक, बेसिकली थोड़ा स्लैक है अभी। ऑलराइट, तो ये स्लैक है जो जारी रह सकता है, यानी कि जो पैसा फिलहाल कमाया गया है, शॉर्टेजेस हैं, वो ऑलरेडी प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है और इसके बाद एक बहुत बड़ी तेजी शायद ही मुश्किल हो। एक मॉनसून है, उसके ऊपर वॉच करना होगा, लेकिन जिस तरह का स्लो डाउन कंसर्न हमने क्रॉस ग्लोबल देखा है, उसका असर भी यहाँ पर काफी कमोडिटीज पर रह सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, सुनील जी, मधुर जी, बीरेन जी, डिटेल्ड में एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में बात भी करने के लिए।